नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना भी है, जेएनयू, डीयू, अलग अलग से एग्ज़ाम होता था। आपको जैसे पता है कि जेएनयू का अलग से एग्ज़ाम होता था, डीयू का अलग से होता था और उसके बाद एडमिशन होता था पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट में। अब ये नहीं होगा। अब अगले साल से क्या होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता था CU CET एग्जाम करके, उसी में इंक्लूड होगा सब, जितना भी डीयू है, जामिया उसका और आपका जेएनयू, सब एग्ज़ाम एक साथ ही होगा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो अब उसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है संजय दास। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर एट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। आई कंप्लीटेड माई मास्टर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड आई विल टेल यू कि क्या ठीक हो सकता है और क्या आपको करना चाहिए, अभी से प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को फुल देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। तो पहला जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ़ायदा क्या क्या है और लॉस क्या क्या है। तो फ़ायदा क्या है मैं इस पहले बता रहा हूँ कि एक जो फ़ायदा आपको मिलने वाला है इससे, कि पहले क्या होता था कि आप बहुत सारा एंट्रेंस का जो फॉर्म निकलता था, जैसे जेएनयू का अलग से निकला तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरे, अलग से पैसा दिए, तो 500, 100, 200 जितना लगता है लगेगा। जामिया का निकला आप जामिया का भर दिया, BHU का निकला आप BHU का भर दिए, आप साउथ बिहार का निकले साउथ बिहार का, डीयू का निकले डीयू का भरे। तो आपको डिफरेंट फॉर्म भरना पड़ता था एक तो, और सेकंड चीज़ ये था कि आपको अलग अलग टाइम में अलग अलग फॉर्म भर के अलग अलग पैसा देना पड़ता था। कई जगह 500 रुपया लगता था, कई जगह 100 रुपया लगता था। कोई स्टूडेंट मोर देन 1 सब्जेक्ट देता था तो बहुत जगह भी देना पड़ता था। जैसे मुझे BHU का जितना पता है कि कोई स्टूडेंट अगर बायोकेम का दे रहा था तो जूलॉजी भी दे देता था, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी दे देता था, बॉटनी भी दे देता था, जूलॉजी भी दे देता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरना पड़ता था एक तो, और सेकंड जो है कि आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में 500-600 कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वो स्टूडेंट तो भरता भी नहीं ज़्यादा फॉर्म इसलिए। लेकिन इस बार क्या होगा कि एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो करवा रहा है वो NTA कराएगा और बहुत सारे एग्ज़ाम कराएगा। मैं बाद में बताऊँगा कि आपका डिसएडवांटेज हो सकता है। सेकेंड जो एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप जब भी इसको काउंसलर जो होता है, जैसे आपका पहले क्या होता था, आप एंट्रेंस दे के आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका अलग से काउंसलिंग होता था। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जब ही मार्क्स निकला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि अपना विंडो खुल जाएगा। आपको जस्ट जाना है और आपका जो रैंक है वो देना होता है, और देने के बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर कट ऑफ, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कट ऑफ निकलेगा। हो सकता है एक एग्जाम हो लेकिन कट ऑफ डिफरेंट निकलेगा डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। जैसे कैट भी में होता है कि बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए, मास्टर्स का जो बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम होता है उसके लिए एक एग्जाम होता है जिसको गैट भी बोला जाता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो RCB कंडक्ट करता है, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे ये एग्जाम भी किया जाएगा। तो एक फ़ायदा जो मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा फ़ायदा क्या मिलेगा स्टूडेंट को, कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता था, डिफरेंट बोर्ड से पढ़ता था। जैसे मैं अगर डीयू का बात करूं तो डीयू में ग्रेजुएशन के लिए आपका कट ऑफ जाता था 90%, 99%, 98%। तो वो CBSE बोर्ड वाले के लिए तो सही होता था, क्योंकि वो नंबर CBSE में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन मैं बात करूँ अगर बिहार बोर्ड का, मैं अगर बात करूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड का, मैं अगर बात करें यूपी बोर्ड का, एक तो दिक्कत ये होता है कि अपना बोर्ड का जो होता है, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड का बात करूँ तो बंगाली में पढ़ाया जाता है। अगर मैं यूपी बोर्ड का बात करूँ तो मैं हिंदी में पढ़ाया जाता है, बिहार बोर्ड में हिंदी में पढ़ाया जाता है। और डिफरेंट बोर्ड का जो मार्क्स देने का क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, तो वहाँ पर नंबर उठाना थोड़ा डिफिकल्टीज हो जाता है। तो जब वो ग्रेजुएशन के अप्लाई करता है डीयू में या जामिया में, अलग अलग जगह में जब जाता था, तो वहाँ पर क्या दिक्कत होता था कि डीयू में आपको कट ऑफ जब देखिएगा ना, आप दे नहीं सकते, क्योंकि आप लेके जा रहे हैं 90%, अब भाई साहब वो 98 लेके बैठा है, तो उसका एडमिशन हो जाता था। तो इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज होता था जो अदर बोर्ड से आ रहा था। ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है तो। लेकिन एक कुछ दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है, अब मैं दिक्कत बता रहा हूँ। एक पहला दिक्कत जो होगा कि आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिए और आप एंट्रेंस दे ले अलग अलग जगह में, आप बोल रहे हैं कि मैं कंबाइन कर दिया। उसमें दिक्कत डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो इतना भी कोचिंग सेंटर है ना, अगर एक ही एंट्रेंस हो और ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो जितना भी कोचिंग सेंटर है ना उसको ग्रूमिंग होगा, मशरूमाइजेशन होगा। मतलब क्या होता है कि जितना भी कोचिंग सेंटर है उसको और फायदा मिलेगा, और जितना और नया कोचिंग सेंटर खुलेगा, एंड दैट काइंड ऑफ मनी can't be afforded by those those who are coming from the villages and underprivileged area। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। अगर कॉमन एंट्रेंस हो जाता है तो आपको पता ही है मेडिकल IIT के लिए कैसे होता है कोटा में, और इतना पैसा लिया जाता है एंट्रेंस के लिए। सिर्फ ये नहीं कि सीट बढ़ाया जाए, सीट भी बढ़ाया तो कितना बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि कोचिंग सेंटर खुल गया है, उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट
बैकवर्ड से क्लास से आता है, बैकवर्ड एरिया से आता है, डिस्ट्रिक्ट से आता है, या जहाँ से इतना फैसिलिटी नहीं है, वो इतना इस चीज़ को मतलब कोऑप नहीं कर पाता, क्योंकि 1.5 लाख 2 रुपया 2 लाख कौन देगा एंट्रेंस के लिए सिर्फ। तो ये जो कोचिंग सेंटर का जो है ना बहुत बढ़ जाएगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोटा में देखिएगा IIT के लिए, मेडिकल के लिए चलता है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगा अगर ये होता है तो। सेकंड चीज़ क्या होगा कि जैसे JNU का एंट्रेंस में क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको डेरिवेशन पॉइंट दिया जाता था। डेरिवेशन पॉइंट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है जितना आप स्कोर किए उसको छोड़ के। क्या कि अगर आप बैकवर्ड जगह से आ रहे हैं तो आपको 2-3 मार्क्स दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं और वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ है नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट को 2 सेशन में डिवाइड किया गया था, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2। उसके बेसिस में मार्क्स दिया जाता था कि 2 नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलता था स्टूडेंट लोगों को जो बैकवर्ड क्लास से आता है। क्योंकि ये देखिए सोसाइटी में सब कुछ इक्वल नहीं है, जितना भी आप बोल दीजिएगा नहीं सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। सबका सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अगर आप जो स्टूडेंट बिहार से पढ़ के आ रहा है, जो स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ के आ रहा है, हो सकता है दोनों का मतलब पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है कौन, क्योंकि हम लोग के पास कोई मापदंड नहीं है किसको कितना ब्रिलियंट है कितना इंटेलिजेंट है, या हम मार्क्स के कार्ड से बोल नहीं सकते, ठीक है। उसको इवैल्यूएट करने के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया रखना होता है, आप एक क्राइटेरिया से बोल नहीं सकते। तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि जो पैटर्न DU का है या जो पैटर्न बिहार या बंगाल या झारखंड बोर्ड में है वो थोड़ा अलग है। वहाँ पर कॉम्पीट करने में डिफिकल्टीज होता है स्टूडेंट को। मैं खुद बंगाल बोर्ड से आया हूँ, मुझे खुद डिफिकल्टीज हुआ था। अगर रिटन में एग्जाम होता तो मैं आज JNU में एडमिशन नहीं ले पाता। आज ऑब्जेक्टिव में मतलब मल्टीपल चॉइस में हुआ था तो मैं JNU में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि मैं इस माध्यम से थोड़ा सुटेबल था, क्योंकि मुझे इंग्लिश में इतना पढ़ाया नहीं गया था और मैं इंग्लिश में एंट्रेंस दे रहा था, तो उसमें ह्यूज गैप हो जाता है लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जो डेरिवेशन पॉइंट वो स्टूडेंट को नहीं मिला। सेकंड की क्या है कि जो वुमेन्स कैंडिडेट को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता था JNU में, वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कॉमन एंट्रेंस हो रहा है तो वो मिलने का कोई चांस नहीं है। ऐसे ये लोग कुछ निकाला नहीं है अभी, तो कुछ जैसे प्रोस्पेक्टर टाइप निकालता है, रूल्स रेगुलेशन क्या होगा ये एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे आप एंट्रेंस लीजिएगा, कैसे काउंसलिंग कीजिएगा, ये अभी तक मेंशन नहीं किया गया। तो ये एक डिसएडवांटेज मिलेगा कि आप ये नहीं बोले हैं कि आप सिर्फ बोलते हैं कि 12 का एग्जाम के बेसिस में नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एंट्रेंस के बेस में जाएगा। एंट्रेंस के बेस में अगर दे रहे हैं तो सिर्फ एंट्रेंस भी एक क्राइटेरिया नहीं है कोई भी स्टूडेंट को इवैल्यूएट करके एडमिशन देने के लिए, क्योंकि एज वी नो मल्टीपल स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, डिफरेंट सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो आप सिर्फ एंट्रेंस की बेस में भी आधार में नहीं दे सकते हैं। बहुत जगह तो सेंटर ही नहीं है ऑनलाइन में एग्जाम देने के लिए, दूर दूर जाना पड़ता है। यूपी में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर बनारस जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। बंगाल में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर दुर्गापुर आसनसोल में आना पड़ता है स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आना पड़ता है। और कोविड के टाइम में जब एग्जाम हुआ था तब इतना दूर से स्टूडेंट आने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये सब चीज़ पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर एंट्रेंस कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वन बेसिस में क्राइटेरिया को करके इवैल्यूएट करके एडमिशन आप ले रहे हैं, तो ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा अगर मेरा खुद का पॉइंट मैं बताऊँ तो ठीक है, कॉमन एंट्रेंस हो रहा है उसका कुछ एडवांटेज है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। और एक चीज़ वो भी है कि आप अगर स्टूडेंट के भले के लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो मेरे अनुसार या स्टूडेंट को बॉडी को क्यों नहीं रखते, क्योंकि स्टूडेंट को बॉडी को ना रखने का क्या मतलब बनता है, आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्टूडेंट का आप डिसीजन ले रहे हैं रेस्पेक्ट में, आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट का भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो स्टूडेंट बॉडी को आपको रखना पड़ेगा। आप कहाँ से फीडबैक ले रहे हैं, क्या डेटा आपके पास है, आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट का अगर आधार में आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप स्टूडेंट का पॉइंट सुनना पड़ेगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बहुत सारा मैं देख रहा था राज्यसभा के टीवी में, मैं देख रहा था कमेटी का मेंबर था, बैठे था, बोल रहा था। तो जब वहाँ पर पूछा गया कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या कुछ फीडबैक लिए थे, तो उसको जब ये पूछा गया तो वो खुद का फिर से अपना ही पॉइंट बोल दिया। तो वो लोग जिसको अच्छा से ये पता नहीं कि क्वेश्चन जो सामने वाला पूछ रहा है उसको कैसे जवाब देना होता है, कि क्वेश्चन समझता कैसे है और क्या आंसर दे रहा है, खुद पता नहीं चल रहा था। उसको बोला स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लिए थे, वो ये नहीं बोल के बोल दिया कि मेरा पॉइंट ये है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा डिसीजन लिए। तो ये सब चीज़ हो रहा है। तो कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। आपके अनुसार क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। ऐसे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे दिया हूँ। और हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, दबा के शेयर करने के लिए, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, तहे दिल से, हृदय की गहराई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।